हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो अब हम आगे का थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट कर लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है फिजिक्स पढ़ते टाइम। जैसे ट्राइंगल होते हैं, तो ट्राइंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं जो मेनली अपन यही पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है भाई? वो ट्राइंगल जिसकी एवरी साइड क्या हो, इक्वल होनी चाहिए और हर एंगल कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये तो सबको पता होता है कि हर साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, और हर एंगल जो है वो कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री। उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मुझे इसका इंपॉर्टेंट है एरिया। इसका एरिया क्या होता है भाई साहब? एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, इसके अंदर दो साइड्स ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये मान लेता हूं आइसोसेल्स ट्राइंगल है एबीसी, समझी बाबू बोलते हैं इसे। तो इसका मतलब है दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये और ये अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। नहीं समझ आई बात? देखो, दो साइड जहां से स्टार्ट हो रही हैं वो जहां जाके टिक रही हैं वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये नहीं होगा। अब आपसे पूछ सकता है ना कि आइसोसेल्स में कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल है। क्लियर होगी चीज? ओके, तो इसके अंदर आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो बेस पता होना चाहिए और एक इसकी हाइट पता होना चाहिए। कोई सा भी ट्राइंगल हो, ये दो चीजें अगर आपको पता है, बेस और हाइट, तब आप इसका एरिया लिख पाओगे। और वो एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू में BH, यानी बेस इंटू में हाइट। तो आधार और ऊंचाई दो चीज आती हैं तो अपने पास में क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। अतः स्क्लीन, स्क्लीन क्या होता है भैया, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऑल साइड आर डिफरेंट, ऑल साइड आर अनइक्वल। तो आप लिख सकते हो कि सभी की सभी जो साइड्स हैं वो क्या है, बराबर नहीं है, अनइक्वल। बस इतना ही है। हाँ, एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा भाई साहब, जिसमें एक एंगल पक्का पक्का कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल मैं मान लेता हूं कोई होगा और ये पक्की बात है 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है और ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आपने एंगल ये माना है तो इसके सामने वाले को ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो अपना देखने का नजरिया एक तरीके से। बट ये समझो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपो, इसको बोलते हैं कर्ण। और ये क्या बन गया, बेस यानी आधार, और ये क्या बन गया इसका, परपेंडिकुलर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अब इनमें एक रिलेशन होता है जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया, इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड का स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में नहीं इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। क्या रिलेशन है, हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उसका स्क्वायर करो और जो बेस है उसका स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो। बात समझ आ गई? तो इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन जो है वो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखवा दूं, जैसे मैं से पूछूं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 3 है, ये 4 है, बताओ ये वाली साइड कितनी आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आप दिमाग लगा सकते हो कितना आएगा। ये स्क्वायर करो इसका 9, इसका स्क्वायर करो 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 का स्क्वायर रूट लो कितना आएगा, 5। तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। आपको कुछ और भी पूछ सकता है वो, डोंट वरी। जैसे ये 2 है और ये दे दिया आपको 12 है, तो बताओ ये कितना आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 नहीं 5 है। हाँ, ये 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो, 12 का स्क्वायर आएगा प्लस में 5 का स्क्वायर आएगा, टोटल हो जाएगा 169, और ये होता है 13। तो 5, 12 और 13। इस तरीके से आप मतलब ये एक जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर जो अपना पाइथागोरस थ्योरम है उसको पक्के से ध्यान में रखेंगे। ये कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है इसकी। अब ध्यान से देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, ये वाला चैप्टर जो है 9th के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप 10th में हो या फिर आप 11th के अंदर हो, फिर भी अगर इन चीजों को देख रहे हो तो इनके लिए जो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है ना, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिनका मैं लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। बट अगर आपको अच्छे से सीखना हो ना, बहुत सारी चीजें सीखनी, मैं इसमें बेसिक बताने वाला हूँ जो 9th तक काम वाले, 9th या 10th तक काम वाले।
ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो उसके लिए अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और उसके अंदर अच्छे से समझा भी गया है कि इसका एरिया कितना आता है, आपका पेरीमीटर कितना आता है, जितना रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं। किसी मान लो 3D वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम भी कितना आता है, स्पेयर आपका सरफेस एरिया कितना आता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, समझाई होगी कि कैसे कैसे कितनी कितनी आ रही होती है, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। हाँ, तो ये बात कर ली मैंने ट्रायंगल की। मैं फिर बताता हूँ, ये होता है इक्विलेटरल, ये होता है आइसोस्केल्स, और ये स्केलिन, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इन चार का आप मोटा मोटा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और एरिया का जो मेन फॉर्मूला है वो यही होता है बेटा, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणा ऊंचाई 1/2। और वैसे राइट एंगल इक्विलेटरल के लिए आप खास ध्यान में रखोगे √3/4 a स्क्वायर, हो गया ना। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, जिनके अंदर क्या होती है, 4 साइड्स होती है। तो जो पहला क्वाड्रिलेटरल है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल हो, और इंटरनल एंगल एवरी 90 डिग्री होना चाहिए। ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि हर साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल, और हर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके जी, अगर ये हो गया, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कितना होता है, 360 होता है। वो थोड़ा अपन को पता भी होगा, नहीं पता तो भी अपने को इतनी जरूरत पड़ने वाली है नहीं एंगल से, वो आप ज्योमेट्री के अंदर करोगे। मेरे को जितना जरूरत पड़ने वाली है वो चीज बता दूं। अगर इसकी साइड लेंथ कितनी है l, तो इसका एरिया कितना आएगा, वो आएगा a स्क्वायर या l स्क्वायर, कितना जाएगा, l स्क्वायर। जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। दूसरी बात, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, है ना, जिसको पैरामीटर बोलते हैं, कितना आएगा, एल 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 एल। क्या आता है, टोटल साइड लेंथ या बाउंड्री की लेंथ ऐसे बोलते हैं अपन, कितना जाएगा, 4l आएगा। दूसरी बात, इसका जो अगर मैं ये निकालना चाहूँ डायगोनल, तो डायगोनल देखो यही बनेगा, इसका डायगोनल ये वाला, और इस डायगोनल की लेंथ मान लेता हूँ d। तो थोड़ा ध्यान में रखो, ये डायगोनल ऐसे नहीं बन गया, ये वाली लेंथ कितनी है l, ये वाली लेंथ कितनी है l, और ये वाली लेंथ कितनी है d, जो हमें निकालनी है, जो हमें निकालनी है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्या है, तो अपन इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बताओ d, तो d हाइपोटेनस हो गया, तो d इसका स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया ये, 2l स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, √2l स्क्वायर, l स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो कितना बनेगा, √2l। तो डायमीटर कितना आ गया इसका, √2l। तो दोनों डायमीटर इक्वल भी होते हैं, दोनों जो डायमीटर होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में, और दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। तो ये है स्क्वायर की चर्चा, इतना ध्यान में रख लोगे। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, l स्क्वायर होता है। स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, 4l होता है। डायगोनल कितना होता है, √2l होता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, हो गया, चलो। अब अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की साइड्स क्या हो, इक्वल हो, एंड इंटरनल एंगल जितने भी हैं वो सारे के सारे कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ऐसा होना चाहिए, ये वाले जो एंगल है वो कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे, सारे के सारे। ये मैं मानता हूं लेंथ कितनी है a, और ये लेंथ कितनी मान लूं b। देखो ये अलग अलग होगी, ये a है तो ये भी a होगी, ये b है तो ये भी b होगी। अभी ये जो रेक्टेंगल है वो कभी भी स्क्वायर बन सकता है, कैसे, जब a और b आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बस a और b अगर बराबर हुए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अलग अलग है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। यानी आप बात समझ रहे हो। तो इसका एरिया कितना आएगा, अगर कोई एरिया आपसे पूछे तो इस ये इंटू में ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो कितना आएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कितना आ जाएगा, A प्लस B। ये कितना हो गया, प्लस में A, ये कितना हो गया, प्लस में B। ध्यान से देखो 2A प्लस 2B नहीं है क्या, तो 2 क्या ले लो कॉमन, प्लस में A इंटू में B। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, L इंटू B पढ़ा होगा, मैंने इसको A ले लिया है, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन को इसके टोटल बाउंड्री की लेंथ लेनी है, वो पैरामीटर होता है।
ओके भाई साहब, एरिया कितना होता है, ए बी होता है। क्या मुझे तुम इसके डायगोनल की लेंथ बता सकते हो क्या? जी सर बता सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं डायगोनल की लेंथ कितनी है, डी। अगर डायगोनल की लेंथ डी है तो वो कितना आएगा बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर बार यही तो कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, डायगोनल मिल जाएगा। ये बात समझाती है ना अच्छे से? ठीक है सर, ये हो गया। अब अगला करें। तीसरा जो है वो है पैरेललोग्राम। तो तीसरा है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं भाई साहब। हाँ इक्वल तो होती है लेकिन क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। जैसे ये एक साइड है, दूसरी साइड है, इस तरीके से मैं बना दूंगा। अगर इस तरीके से जो बना हुआ उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये वाली जो साइड है वो ए बनेगी और ये वाली साइड कितनी बनेगी, बी बनेगी। अब देखना, इसके अंदर दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते, ये अलग लेंथ का होगा और ये अलग। दिख ही रहा है ये बड़ा काजू कतली नहीं है, काजू कतली जैसा नहीं दिख रहा आपको? हाँ वही है, वही क्या होता है आपका पैरेललोग्राम। ये वाली लेंथ अलग होती है और ये वाली लेंथ अलग होती है, ठीक है ना। यानी दोनों डायगोनल जो होते हैं विकर्ण, वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अगर तुमको कभी जिंदगी में ये वाला एंगल पता लग जाए, अगर ये वाला कोण पता लग जाए जिसको मैं कितना मान रहा हूं, थीटा मान रहा हूं, तो इसका एरिया आएगा ए बी साइन थीटा। बस आपको देते हैं। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है साइन थीटा कितना हो रहा है तो वो ट्रिगोमेट्री के अंदर सीख सकता है अच्छे से, ठीक है ना। हाँ 9th क्लास वाले बच्चों को शायद ये पता लग गया होगा, अगर नहीं पता लगेगा तो आने वाले समय में लग जाएगा। ओके, बट अभी ध्यान में रखिए ए बी साइन थीटा आता है। पैरामीटर ए बी ए, हाँ ये भी ए ही बनेगा बेटा, ठीक है ना, ये भी ए ही बनेगा और ये भी बी बनेगा। खास बात क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। कोई भी एंगल अंदर का 90 डिग्री नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 होता तो ये रेक्टेंगल बन जाता, क्या बन जाता, रेक्टेंगल बन जाता। और अगर ए और बी भी इक्वल होते तो क्या बन जाता, स्क्वायर बन जाता। ये बात समझा रही है, बहुत सही। एक और होता है, मैं चौथा यहीं पे बता देता हूँ, उसको बोलते हैं अपन इक्वी क्वाड्रिलेटरल। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। बट वो तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ लेकिन स्क्वायर होना चाहिए था। उसको क्या बोलते हैं, इक्वी क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल हो, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, हर साइड इक्वल तो होगी भाई साहब, हर साइड, ये हर साइड इक्वल है। बट ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री नहीं होते, बस 90 डिग्री नहीं होते। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। बट ये जो एंगल है वो 90 डिग्री अगर नहीं हो, अगर 90 डिग्री नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, वो आपका फिर स्क्वायर नहीं बन पाएगा, वो क्या बनता है, इक्वी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये बात समझाती है। ओके, एक और भी आता है, रोम्बस बोलते हैं उसे। उससे अगला क्या है, देखो ये जो था ना पैरेललोग्राम, उसके अंदर ए और बी को अगर इक्वल कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो अगला वो है रोम्बस। रोम्बस, इसको शायद समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। रोम्बस, तो रोम्बस देखो क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, एक ही पेयर होता है। जो अपोजिट साइड होते हैं उनमें एक पैरेलल होता है, बाकी नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, ये भी सही है ना। ये दोनों पैरेलल होने जरूरी हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो कोई एक पेयर वो क्या होगा, कोई एक पेयर साइड्स का क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। बस ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। मैं मान लेता हूं इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए है, और इसकी साइड लेंथ कितनी है, बी है। इसकी साइड लेंथ ए है और इसकी साइड लेंथ बी है, और इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है।
अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो इसका एरिया कैसे लिखा जाएगा? एरिया वो लिखा जाता है 1/2 इंटू में a प्लस बी इंटू में d। इस फॉर्मूले को ऐसे मत पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए 1/2 इंटू में पैरेलल साइड्स का एडिशन, पैरेलल साइड्स का एडिशन इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हिंदी में बोलता हूं समांतर भुजाओं का योग गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और बट्टा में क्या कर देना 2। फिर से बोलता हूं समांतर भुजाओं का योग गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उसको क्या कर देना बट्टा 2। ठीक है ना? पैरेलल साइड्स का सम करो, इनटू में क्या कर दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? रोम्बस यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। ये ध्यान में रहेगा। देखो अभी अपन जब ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें से शेप बन जाती हैं, तो उसके लिए अपन को एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े फिर। ये तो था अपना ज्योमेट्री के बेसिक ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है ना? 3D वालों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 3D वाले भी चेक करने हैं ना, पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है ना? वो कंप्लीट वीडियो, वो तो उसके अंदर तो हर चीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। मैं जितना अभी अपन को काम में आ रहा है उतना कर रहा हूँ। तो देखो एक चीज़ होती है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा उसका मैं चर्चा कर लेता हूँ। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन है ना, जिसको बोलते हैं बिंदु और सरल रेखा। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, देखो पॉइंट क्या होता है किसी के अंदर, अगर ये मैं मान रहा हूँ 2D है तो इसमें ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस, मैंने ये बना दिया ये पॉइंट है। तो पॉइंट किसे कहेंगे? पॉइंट किसे कहेंगे? पॉइंट इसके पास क्या है भैया? अभी तो देखो इतना बड़ा दिख रहा जगह है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, दबाऊं, हर तरह से दबाऊं, तो ये क्या होगा? पिचक नहीं जाएगा। और पिचक के क्या बन जाए? एक जगह पे क्या आ जाए इसका, मतलब इसके पास ना शेप बचे ना साइज बचे, सब कुछ गायब हो जाए इसका। तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। एक बचेगा इसके पास में जगह, स्पेस के अंदर जो जितना ये जगह ले रहा है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं इसकी फिक्स पोजीशन तो आएगी ना। हाँ, इसके पास क्या आ जाएगी? इसकी पोजीशन आएगी। तो इस पॉइंट के पास क्या है? पोजीशन। और लेकिन अब 1 से 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे मिलते जाएंगे, सारे के पूरे पॉइंट आएंगे, तो उनसे क्या बन सकती है? एक लाइन बन सकती है। तो ये क्या बन गई? एक पूरी की पूरी लाइन बन गई। लाइन बन गई वो ठीक है, लाइन, लेकिन हमको लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है ना? बस लाइन का अगर आपको इक्वेशन आता है तो बहुत सही है। तो आपने इक्वेशन अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में आता है। लाइन का इक्वेशन अगर पता होगा तो अपन लाइन को ग्राफ में बना सकते हैं। बस इक्वेशन पता है तो ग्राफ में बना सकते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा, उसके बाद आपका हर काम हो जाएगा। पहला है y = mx + c। यहां m बोलते हैं इसको स्लोप को। ठीक है? m क्या हो गया? इसका स्लोप हो गया। और c क्या है? इसका इंटरसेप्ट। c हो गया इसका इंटरसेप्ट। ध्यान से देखना, अगर मुझे बनाना है जैसे y = 2x + 3, ये वाला एक हो गया x और y में रिलेशन। तो x और y में जब कभी ऐसा रिलेशन आए तो समझ जाना ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? 2। स्लोप मानी ढाल कितना है? 2। और 3 क्या है? अंतःखंड। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप एक तरीके से क्या होगा? झुकाव। क्या हो गया भाई साहब? झुकाव। अब इस डिटेल के अंदर मत जाओ, देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसी बनेगी। देखो अगर स्लोप ज्यादा है तो ऐसी बन जाएगी, स्लोप और ज्यादा है तो ऐसी बन जाएगी, लेकिन अगर स्लोप कम है तो ऐसी बनेगी, अगर स्लोप 0 है तो ऐसी बन जाएगी। मतलब झुकाव ऐसा रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसे आ जाएगा। यानी ये आप समझो कि 90 डिग्री वाला है, और अगर पॉजिटिव है तो इधर रहेगी, और नेगेटिव आ गया तो 90 के इधर आ जाएगी। स्लोप अगर पॉजिटिव रहा तो 90 के इधर से जाएगी, अगर नेगेटिव रहा तो इधर से जाएगी। बात खत्म होगी ना? बस अब आप ग्राफ बना सकते हो तुरंत के तुरंत। कैसे बनाओगे भाई साहब ग्राफ? ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्लोप कितना है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है। और आपका इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है 3। इसका मतलब है ये वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगी? 3 पे। 3 का मतलब हो गया 0,3। वाई एक्सिस पे हर कोऑर्डिनेट, अक्ष कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 ही होता है, और वाई कितना है? 3 है। और इंटरसेप्ट बताओ। अब इसका देखो, अगर पॉजिटिव होता तो ये ऐसे जाती ना, ऐसे जाती, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। अगर नेगेटिव होता तो ऐसे जाती, तो ये क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब है ये लाइन कहीं ना कहीं यहां से चली जाएगी। अगर मैं पूछूं यहां का वाला इंटरसेप्ट पॉइंट है क्या है, तो यहां तो y 0 हो गया, यहां y क्या हो गया? 0। जैसे ही मैं y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? माइनस। देखो y को 0 रखो तो कितना आया? 2x + 3। 3 को इधर लेके आओ तो 2x बराबर क्या आ गया? -3। x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2।
मिला कि नहीं मिला? ये वाली लाइन मिल गई ना आपको, ये वाले कोऑर्डिनेट मिले कि नहीं मिले? सब मिल गया ना। चलो एक एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं। देखो समझने में वाली बात है, फिर से बुद्धि लगाते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी होना चाहिए। यहाँ y का प्लस वाला कोफिशिएंट होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बनाओ। यहाँ y होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? प्लस का 1। फिर यहाँ का देखो x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ में यदि कोई नंबर पॉजिटिव में यानी धनात्मक है तब तो क्या होगा? उसका स्लोप जो ये y एक्सिस है ना उसके इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये चीज नेगेटिव रही तो वो इधर से जाएगी। अगली चीज क्या देखनी है? ये c, अगर c पॉजिटिव है तो इसके ऊपर से काटेगा, मतलब इस y एक्सिस को ऊपर काटेगा, किससे? x एक्सिस से। और अगर नीचे काट रहा है, अगर नीचे काट रहा है, इसका मतलब ये जो c है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेट हो गया जिसके अंदर m और c दोनों ही पॉजिटिव है। मैं 4 तरीके के बन सकती हैं, इस जो लाइन है वो 4 तरीके की बन सकती है, उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। ये पहला रूप हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन फटाफट। y बराबर -3x प्लस 6, कुछ इस तरीके से है। अब पहली बात तो ये पता लग गई कि इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब जो ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे नहीं जाएगी, अब ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? तो तुम जरा ध्यान से देखो, x को 0 करो, जैसे x को 0 करोगे तो y कितना आ गया? 6। इसका मतलब जैसे ही छाया, इसका मतलब ऊपर से काटेगी, ये हो गया 0,6, यहां से जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ये देखो, जैसे ही स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव होता तो ये इधर से जाती, नेगेटिव है तो इधर से जाएगी। अब ये वाला पॉइंट बता सकते हो, ये कहां काटा? अरे सर इसके ऊपर तो y 0 होता है, तो y को जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? ये माइनस का आ जाएगा। अच्छा इधर डिवाइड करना -3 से, पॉजिटिव का कितना आएगा? 2। ये बात समझ आ रही ना? हाँ। अगला एग्जाम्पल कर दो फिर, y = 2x - 4। ये वाला करें, ध्यान से देखो इस वाली चीज को। क्या है भैया? स्लोप कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब या तो वो यहां से जाएगी या फिर यहां से जाएगी। ऊपर से जाएगी कि नीचे से? अगर ऊपर से जाती तो c पॉजिटिव होना चाहिए था। ये तो -4 है, इसका मतलब नीचे से जा रही है, कहीं ना कहीं यहां से जाएगी ना। हाँ, क्योंकि ये क्या आ गया? -4। ये क्या है? प्लस का। प्लस का इसका मतलब ऐसे रहेगी। अब वो या तो ऊपर से जा सकती थी ऐसे, है ना, या कहां से जा सकती थी? ऐसे। अब ये नीचे वाला क्यों चुना? क्योंकि यहाँ क्या है? माइनस का। अरे यहाँ, और ये माइनस का कितना है? 4। x तो हो गया 0 और माइनस का ही होगा 4। ये वाला बता सकते हो सर इसके अंदर y तो पक्का 0 है। y अगर 0 है तो x का वैल्यू निकाल लो। देखो ये 0 जाएगा तो ये 4 इधर आएगा। 4 के अंदर 2 का डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2। ये बात समझ आती है ना? बहुत बढ़िया। अगला कर लेते हैं, फिर 3 हो गए। अगला टाइप भी कर लेते हैं। y बराबर -x - 1। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तुम बताओ पहले तो y, ये चेक करो ये कितना है? ये -1 है ना। -1 कहां पर है? -1 मतलब नीचे से कहीं से जाएगा, 0, -1 यहां से जाने वाली है। अब वो या तो ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है। कौन से को सेलेक्ट करेगी? ये देखो यहाँ क्या है? नेगेटिव है ना, -1 है। इसका मतलब पक्की बात है ऐसे जाएगी, सीधी सी बात है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सर यहाँ का y तो 0, y जैसे 0 करोगे तो x ऑटोमेटिकली कितना आ गया? -1। बात समझ आ रही है ना? हाँ। तो ऐसे अपन किसी भी लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे ही मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना आपको, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, ग्राफिकल एनालिसिस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है ये चीज़ें। तो आपको ये वाला इक्वेशन समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर से समझाता हूँ। देखो भाई साहब, ये क्या इसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। y क्या है? y तो y कोऑर्डिनेट हो गया एक तरीके से। y इक्वल टू क्या है? mx प्लस c। ये वाला टाइप है ना। पहला चीज देखना m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो ऐसा बनेगा, अगर नेगेटिव है तो ऐसी बनेगी लाइन। तो उसका अगला क्या देखना है? c अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस से ऊपर, अगर c नेगेटिव है तो x एक्सिस से नीचे। बात खत्म। 4 ही टाइप की लाइंस बन सकती हैं, 4 टाइप की। कौन कौन सी? पहला टाइप कौन सा हो गया? ये वाला टाइप हुआ ना, जैसे ये वाला टाइप हो गया। दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है। तीसरा टाइप कौन सा होगा? ये वाला। चौथा टाइप कौन सा होगा? ये वाला। इसके अंदर बताओ m क्या है? पॉजिटिव, और c भी क्या है? पॉजिटिव। देखो m पॉजिटिव है इसलिए इधर से जा रहा है, c देखो पॉजिटिव है इसका मतलब यहां से काट रहा है। इसके अंदर क्या है? m तो पॉजिटिव है क्योंकि ऐसे जा रहा है, लेकिन c क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि नीचे काट रहा है। इसके अंदर m तो नेगेटिव है लेकिन c पॉजिटिव है कि नहीं है? m नेगेटिव हो गया क्योंकि ऐसे जा रही है। अरे ऐसे जा रही है ना, तो m नेगेटिव। और इसके अंदर c क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि c ऊपर हो गया। और अगर नीचे जा रहा है तो c तो नेगेटिव हो गया, और m अभी भी क्या है? पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव है। इसमें m भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव, जैसे अभी भी ये बना है। तो इसमें ध्यान से देखो क्या है? माइनस का यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस आने पर ये ऐसे बनेगी रेखा। ओके भाई साहब, मेरे ख्याल से ये आपको लाइन बनाना अच्छे से आ गया होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लेते हैं, जिसमें आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, बट फिर भी आप बना दो ग्राफ।
कैसे, ऐसे दिया हुआ है 3x प्लस 9y बराबर 8। अच्छा कैसे पता लगा सर? सर 9y को तो इधर रखो, 3x को उधर भेजो, तो 3x को उधर भेजते ये माइनस का हुआ कि नहीं हुआ, इधर प्लस का था उधर क्या हो गया माइनस का, प्लस का क्या हो गया 8 तो पढ़ाई है सर, y का डिवाइड कर दो, किसका 9 का डिवाइड करो, तो 9 का डिवाइड करते हैं -3/9 x प्लस में 8/9 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा रे, -x/3 प्लस में 8/9 बना दो। ध्यान से देखो क्या है भाई साहब, इसका m नेगेटिव, इसका मतलब ऐसे वाली बनने वाली है, ऐसे वाली। अब ऐसे वाले में दो फॉर्मेट है, या तो यहां से जाएगी या फिर यहां से जाएगी। यहां देखो ये क्या है, c प्लस का है ना, इसका मतलब बस बन गया। अब ये कोऑर्डिनेट आप ढूंढते रहो, कोऑर्डिनेट ढूंढते रहो कैसे, इसके अंदर x क्या होता है 0, जैसे आप x को 0 रख दो तो x को 0 रखते ही कितना आ गया 8/9। इसके अंदर y क्या होता है 0, y तो 0 रखो तो x कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको 0 रखते हो, इसके अंदर रखो, किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन में। अरे सब इससे तो बनाया हमने, तो सीधा इसके अंदर रख देते हैं, कितना रखना है भाई साहब, y को 0 रखो, y को 0 रखते ही क्या आएगा 8/3। बस हो गया, कहानी खत्म है कि नहीं। हाँ तो इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, इस तरीके का फॉर्मेट हो, तो अब भी अपन क्या बना सकते हैं, लाइन फॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन बन गई ना तो इस लाइन का अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया। कैसे, ये देखो नहीं ट्राइंगल बन गया ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है ना, हाँ सर निकाला तो जा सकता है। तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी 8/3, सीधी सी बात है, ये वाली लेंथ कितनी बनेगी 8/9, एरिया कितना जाएगा, अरे सर ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू में, ये बेस कितना है 8/3 इंटू में हाइट कितना है 8/9। अच्छा बस क्या, हाँ 64 डिवाइड बाई कितना बन गया 9 27 54 मीटर स्क्वायर। अरे बस इतना सिंपल था, हाँ इतना ही तो था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो फिजिक्स के अंदर तो वो आपको आने चाहिए, और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैं कुछ सिखा पाऊँ इसी समय, ठीक है ना। अगर आपने अभी सीख लिया ना, तो जब अगर मान लो आप 11th में जाके साइंस लेते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो आधे बच्चों की गुल हो जाती है फिजिक्स। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि या तो उनको बेसिक बहुत ज़्यादा वीक रहा था, इसलिए अभी कोरोना काल के बाद से आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है। तो ये जितना भी मैंने अभी कराया है वो सारा अच्छे से पढ़ना है, और जितने क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे नीचे देखना लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, उस लिंक पे क्लिक करो, सारे के सारे जितने क्वेश्चन ओपन होते हैं उन सबको आपको लगाना है, ठीक है बेटा। और कल से आपकी बिल्कुल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली एक तरीके से। ओके, ये मैथ थी जो अपन को जरूरी थी फिजिक्स पढ़ने के लिए। बस चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।